बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगा करके दिए गए आवेश पर दूसरे आवेशों द्वारा लगाए गए बल का परिणामी मान ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपको लगाने आने ही चाहिए। इसके अलावा आज हम उससे आगे के टॉपिक समझेंगे। देखिए, जब हम कुछ टॉपिक समझते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ टॉपिक हमें आसान लगते हैं, जल्दी समझ में आते हैं, और कुछ टॉपिक निश्चित रूप से मुश्किल होते हैं और वो थोड़ा मुश्किल से समझ में आते हैं। तो जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहे हैं तो उनको देख करके ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, हथियार डाल देने हैं। हथियार तो डालने ही नहीं है, उनको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए और 3 बार पढ़िए, समझने की कोशिश करिए तो निश्चित रूप से समझ में आएंगे ही। और यदि कोई बात नहीं समझ में आती है उसके लिए तो हम हैं ही। और हमने क्या कहा है कि यूपी बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो शुरू से ही पढ़ाई करते रहिए, और थोड़ा सा भी यदि आप पढ़ लेते हैं तो यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर लाने की गारंटी है। कैसे अच्छे नंबर लाएंगे ये टेक्निक हम बाद में बताएंगे। अभी तो आपको एक तरफ से सारा वीडियो देखते हुए, अभी तक मुझे पता लग रहा है कि आप लोग बस थोड़ा वीडियो देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। ये फिर आगे चल करके क्या होगा कि बहुत सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा, फिर वही बोझ लगने लगेगा। अभी तो हम थोड़ा सा एक वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके यदि आप पढ़ते रहे, समझते रहे तो कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि आप इकट्ठा करते रहे तो फिर तो पहाड़ हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा, हाथ पैर फूलने लगेंगे। तो इसलिए मेरी राय है कि पूरा वीडियो देखिए, समझिए, और दोस्तों में सब्सक्राइब कर दीजिए और उनको भी सजेस्ट कीजिए कि वो इस तरह से तैयारी करें। चलिए आज शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक, वो है विद्युत क्षेत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट के चारों तरफ यदि हम कुछ दूरी पर आयरन की, लोहे की कोई चीज रख दें तो वो खींची चली जाती है मैग्नेट की तरफ। उसी तरह से तो विद्युत क्षेत्र में भी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दो विपरीत विद्युत आवेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कि कोई दूसरा रखा गया आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है। यानी आवेश के चारों ओर कुछ क्षेत्र होगा, कुछ दूरी तक, ज्यादा पास में रखेंगे ज्यादा बल लगेगा। तो इस तरह से आवेश से दूर जाने पर बल का मान तो कम होता जाता है, लेकिन हाँ, यदि कोई दूसरा आवेश यदि विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो निश्चित रूप से उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कि रखा गया कोई आवेश जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है। अब इसकी हम तीव्रता की बात करेंगे कि कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक बिंदु पर, यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर प्रति एकांक आवेश और विशेष करके धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धनावेश द्वारा या एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश रखिए और उस पर जो बल लगेगा वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इन दोनों बातों को मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखते हैं।
विद्युत क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। पर विद्युत क्षेत्र मान लिया धन आवेश है ये, अब इसके चारों ओर सभी दिशाओं में हम देखते हैं कि कोई आवेश, दूसरा आवेश हम रखें, मान लिया क्यू रखा, क्यू नॉट रखा, तो ये रखा गया आवेश या तो प्रतिकर्षित होगा या आकर्षित होगा। इसका मतलब ये जो दूसरा रखा गया आवेश जो है वो इस के विद्युत क्षेत्र में रखा है। अब इसकी तीव्रता याद करनी है। विद्युत क्षेत्र तो है इसके चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, तो इसकी तीव्रता क्या है? तो मान लिया कोई बिंदु हमने ए ले लिया, अब इस बिंदु ए पर एक हमने आवेश क्यू नॉट रख दिया, ये आवेश हमारा जो है क्यू है, प्लस क्यू है, और दूसरा हमने बिंदु ए पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो हमने क्या किया कि इस बिंदु ए पर हमने एक छोटा सा सूक्ष्म जो है परीक्षण आवेश रख दिया, इसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। देखिए परीक्षण आवेश ज्यादातर धनात्मक ही लेंगे हम, या कहें धनात्मक ही परीक्षण आवेश लिया जाता है। और यहां पर हमें एक सावधानी और बरतनी है कि ये जो परीक्षण आवेश रखेंगे वो सूक्ष्म होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये परीक्षण आवेश जो है हमारे मुख्य आवेश की विद्युत क्षेत्र को जो है बदल दे, उसको परिवर्तित कर दे, है ना। तो ये जो परीक्षण आवेश हमेशा सूक्ष्म लिया जाता है। तो यहां पर जब हमने बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो यहां पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा और देखा कि इस Q और Q0 इन दो आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है, वो बल पता किया। और क्योंकि परिभाषा है कि एकांक धनावेश द्वारा है, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो Q0 आवेश पर यह बल लग रहा था, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल हमें पता करना है, तो हमने इस बल को Q नॉट से भाग दे दिया, क्योंकि Q0 पर कितना बल लग रहा था, F बल लग रहा था। तो एक एकांक आवेश में कितना बल लगेगा, F बटे Q। तो F बटे Q ही जो है उस दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने एकांक धनावेश नहीं रखा, हमने क्या रखा, Q0 धनावेश रखा, और Q0 धनावेश पर F बल लग रहा था। तो एक एक नियम से हमने ये पता कर लिया कि एकांक धनावेश पर कितना बल लगेगा, वो हो जाएगा F बटे Q नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F बटे Q नॉट। E के ऊपर तीर का निशान बनाया गया है क्योंकि ये सदिश राशि है ना। तो परीक्षण आवेश यहां पर नोट भी मैंने कर रखा है कि परीक्षण आवेश Q नॉट का मान अति सूक्ष्म होना चाहिए। इसका कारण क्या है कि यदि अति सूक्ष्म नहीं होगा तो ये मुख्य जो हमारी विद्युत क्षेत्र है उसकी में परिवर्तन कर देगा, अपनी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिससे कि जिसकी हमें तीव्रता ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की, वो फिर परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जो परीक्षण आवेश है वो सूक्ष्म लेते हैं। अच्छा, अब इस सूत्र की सहायता से हम इसका मात्रक लिख सकते हैं। बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब हो गया, आसान सा है। अब यहां पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। कहने को तो कुछ नहीं है, लेकिन दिशा ज्ञात करने वाली बात हमें बार बार प्रयोग में लानी पड़ेगी, क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे या कोई न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें हमें दिशा ज्ञात करने की जरूरत पड़ा करेगी। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। अब मान लिया हमने यहां पर कोई बिंदु ए है जो कि विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है, और हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एकांक धनावेश रख देंगे या हम ऐसी कल्पना करेंगे कि बिंदु ए पर हमने एकांक धनावेश रखा, मान लेंगे।
अब ये एकांक धनावेश मानते हैं कि हम देखेंगे कि ये मान लिया इस तरफ को चलने लगा, या कहें इस एकांक धनावेश पर बल जो लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, तो वो इसी दिशा में तो गति करेगा। तो इसका मतलब इस बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, यानी जिस दिशा में रखा गया एकांक धनावेश बल का अनुभव करता है वही दिशा जो है विद्युत क्षेत्र की होती है ना। अब जैसे मान लिया यहां पर 5 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है, अब दूसरा -3 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है, और हमें यहां पर सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करनी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एकांक धनावेश रखेंगे, हमेशा एकांक धनावेश ही रखेंगे, मान लेंगे कि एकांक धनावेश है इस बिंदु पर। अब इसके बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी। अच्छा, ये जो है आवेश क्या करेगा, इस एकांक धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा ये हो जाएगी। तो जिस दिशा में एकांक धनावेश बल अनुभव करेगा वही दिशा जो होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल लगाने के लिए, और न्यूमेरिकल तो फिजिक्स में होते ही होते हैं। तो यहां पर मैंने नोट कर रखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा, धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। यानी हम विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो वहां पर ऐसा मान लें कि एकांक धनावेश रखा है ना। अब वो धनावेश किस तरफ को गति करेगा, किस तरफ को बल लगेगा, उसी दिशा में गति भी करेगा। तो जिस दिशा में उसकी गति हो रही है तो समझ लो वही जो है दिशा जो है विद्युत क्षेत्र की हो जाएगी। तो बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं और हम विद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे, है ना। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये बात फैराडे महोदय ने सजेस्ट की कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम विद्युत बल रेखाओं का प्रयोग करें। तो ये विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं विद्युत क्षेत्र में होती नहीं है, हम कल्पना करते हैं और उसी के आधार पर हम परिभाषित करेंगे कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र में वो काल्पनिक निष्कोण वक्र, हम उसको निष्कोण वक्र कहते हैं, मतलब जो ऐसे वक्र जिनमें कोण ना हो, तो किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वो निष्कोण वक्र हैं जिसके अनुदिश कोई धनात्मक पृथक्कृत आवेश गति करता है। तो इसको लिखते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, या विद्युत क्षेत्र में खींची गई, ऐसे लिख देते हैं, खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र, कोण रहित, इसको कहते हैं स्मूथ कर्व। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिसके अनुदिश एक स्वतंत्र तथा पृथक्कृत आवेश, जिसके अनुदिश एक स्वतंत्र पृथक्कृत धनावेश
गति करता है। ये परिभाषा हो गई। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिसके अनुदिश एक स्वतंत्र तथा पृथक्कृत धनावेश गति करता है। मान लिया ये विद्युत क्षेत्र है और कोई धनावेश जो है ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत बल रेखा है। ये विद्युत बल रेखा है, धनात्मक आवेश इसी के अलॉन्ग चल रहा है। ये कैसा आवेश है? स्वतंत्र है और पृथक्कृत है, मतलब किसी के संपर्क में आकर्षण प्रतिकर्षण में नहीं है। ये पृथक्कृत है और स्वतंत्र है, धनावेश है। तो ये जो है इस रास्ते से जा रहा है, तो इस रास्ते से चलने पर समझो जो पदों के चिन्ह बन रहे हैं वही जो है विद्युत बल रेखा हुई। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिनके अनुदिश एक स्वतंत्र तथा पृथक्कृत धनावेश गति करता है। ये परिभाषा याद कर लीजिए। अच्छा, अब हम विद्युत बल रेखाओं के गुण सीखेंगे और उस पर आधारित बीच बीच के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो यहां पर हमें नंबर 1 में लेना है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। जैसे ये धनात्मक आवेश हुआ तो विद्युत बल रेखाएं ये ऋणात्मक आवेश है, यहां से प्रारंभ होंगी और यहां पर समाप्त हो जाएंगी। इस तरह से ऐसे धनात्मक आवेश से निकलेंगी और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। ये एक इनका गुण है। दूसरा गुण है कि ये जो बल रेखाएं हैं वो बंद पास नहीं बनाती। विद्युत बल रेखाएं जो है, विद्युत बल रेखाएं बंद पास नहीं बनाती। बंद पास का मतलब समझिए, जैसे यहां से कोई विद्युत बल रेखा चले और लौट करके यहीं पर आ जाए, तो इसका मतलब ये एक बंद पास बन गया। तो ऐसा नहीं है, ये धनात्मक आवेश से निकलेंगी और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। तो विद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं बंद पास नहीं बनाती। नंबर 3, वायु या निर्वात में रखे +Q आवेश से उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होती है? Q/ε0 होती है। ये हमें याद रखना। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन जो है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। ये हम बता चुके हैं, विद्युतशीलता है, इसको परिभाषित भी कर चुके हैं। तो ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। ये तीसरा हो गया। चौथा गुण लिखते हैं, किसी विद्युत बल रेखा के
किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। इसको समझ लीजिए। मान लिया ये बंद पास था, ऐसी जो है बलरेखाएं नहीं होंगी, बंद नहीं होंगी। अब मान लिया ये जो है बताएगा किसी विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत बलरेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अब मान लिया ये हमारी एक विद्युत बलरेखा है। अब इस बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो ये होता है, यहां पर खींचेंगे तो ये होता है। तो इसका मतलब ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, ये हो गई, और बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। तो इस तरह से जो हमारी विद्युत बलरेखाएं हैं उसके किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा के अनुदिश ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट अगला गुण है, वो देखिए 5वां, दो विद्युत बलरेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। दो विद्युत बलरेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्योंकि अब ये अलग से प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर, क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि कटान बिंदु पर दोनों बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अतः कटान बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। देखिए किसी एक बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी केवल एक ही हो सकती है, दो कैसे हो सकती हैं? अब इस बात को समझ लीजिए जरा कि क्या है कि दो विद्युत बलरेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर दोनों बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अतः कटान बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, जो कि असंभव है। जैसे ये है बलरेखा, दूसरी ये बलरेखा, ये कटान बिंदु हो गया। तो यहां पर हम स्पर्श रेखा खींचे तो इधर को जा रही है, और इसके अनुदिश खींचे तो इधर आ रही है। तो इस कटान बिंदु ए पर जो है एक स्पर्श रेखा ये हुई, वो कह रही है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और यहां पर क्योंकि स्पर्श रेखा जब इस पर खींच रहे हैं तो ये हो रही है। तो बिंदु ए पर दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो गई, जो कि असंभव है। किसी एक बिंदु पर एक ही परिणामी विद्युत क्षेत्र हो सकता है। अब जैसे किसी से कहा जाए आप पूरब को भी जाइए, पश्चिम को भी जाइए, या पूरब को भी जाइए, उत्तर को भी जाइए, यानी धनादेश हमने रख दिया यहां पर, वो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता? कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही दिशा में तो जा सकता है। अब यहां पर रखा गया धनादेश जो है हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, और विद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो हैं यहां पर, तो दो दिशाओं में क्या चलेगा? वो नहीं ना। इसलिए इस बिंदु पर जो है एक ही दिशा होनी चाहिए थी,
और एक ही दिशा तभी होगी जब ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को न काटे। तो इसलिए जो है विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। छठा, विद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ती हैं, या कहें लंबाई में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, वो लंबाई की दिशा में सिकुड़ती हैं। इसका निष्कर्ष, इसका आशय है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो विद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसका आशय है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। सातवां, दूसरा है कि विद्युत बल रेखाएं पार्श्वीय विस्थापन पार्श्व विस्थापन का मतलब हुआ लंबाई के लंबवत फैलने की प्रवृत्ति, लंबाई के लंबवत विद्युत बल रेखाएं पार्श्व विस्थापन, या कहें लंबाई के लंबवत फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आशय है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। आठवां, किसी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं। ये बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत होती हैं। सदैव लिख दी, सतह के सदैव लंबवत होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। मतलब कोई चालक है, ये मान लिया कोई चालक है, लोहा, सोना, चांदी, कोई धातु है, धातुएं चालक होती हैं। तो बल रेखाएं जो होंगी वो इसके अंदर नहीं होंगी। यदि इसको विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो बल रेखाएं सदैव इसके यदि ये आवेशित है तो ये बल रेखाएं, धनावेशित है तो बल रेखाएं इसके तल के लंबवत इस तरह से निकल रही होंगी। यदि ये धनावेशित है तो, है ना, और यदि ऋणावेशित है तो इसके अंदर की तरफ जा रही होंगी, यानी तल के लंबवत होंगी। यदि मान लिया गोलाकार है, कोई चालक इस तरह से है, गोल है, तो विद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो इसकी त्रिज्या के अनुदिश इस तरह से निकल रही होंगी, यानी तल के लंबवत ही होंगी। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती, इसके अंदर बल रेखाएं नहीं होंगी। मतलब ई का मान जो होगा शून्य होगा यहाँ पर, क्योंकि बल रेखाएं नहीं है तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ये बल रेखाएं चालक की सतह के सदैव लंबवत होती हैं, इस तरह से होंगी। अच्छा, एक अंतिम
बात करते हैं, उसको लिखते नहीं है कि यदि मान लिया कोई समान विद्युत क्षेत्र है, समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम समांतर विद्युत बल रेखाएं जो कि समान दूरी पर हों लेते हैं। यानी समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर तथा समान दूरी पर स्थित होती हैं। समान विद्युत क्षेत्र है ये, समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है ये। और यदि असमान है तो फिर इस तरह से एक तरफ जो है आपस में दूर जा रही है, देखिए, और इधर जो है कंसंट्रेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है। इसका मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र जो है ए पर विद्युत क्षेत्र अधिक है और बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। तो समान विद्युत क्षेत्र है तो इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, असमान है तो इस तरह से विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो ये कुछ हमने मतलब इसमें कुछ तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे अलग से प्रश्न बनते हैं, तो एक बार पढ़ लीजिए। और ज्यादातर जो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, देखिए विद्युत बल रेखाओं के सारे गुण तो लिखने को आएंगे नहीं, लिखा होगा कि 2 गुण लिखो, 3 गुण लिखो, या फिर किसी गुण पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाए कि जैसे कि 2 विद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्यों नहीं काटती हैं, है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। और इस चालक के तल के लंबवत क्यों होती हैं, इसका हम रीजन आगे किसी वीडियो में जरूर बताएंगे। अब हम अंतिम टॉपिक की बात करेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश है और उसके निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो देखिए कैसे सूत्र निकालेंगे। ये हेडिंग है, इसको हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। माना कोई आवेश प्लस क्यू से दूरी आर पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए ये मान लिया हमारा प्लस क्यू आवेश है और इससे आर दूरी पर कोई दूसरा बिंदु पी है ना, ये मान लिया ओ है, और पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे क्यू नॉट। तो बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखते हैं, ठीक है। क्यू तथा क्यू नॉट के बीच, क्यू 0 पढ़िए या क्यू नॉट पढ़िए, लगने वाला बल, ये वायु में रखा हुआ, ये ध्यान रखना है, वायु में हमने रखा है। यहां पर वायु माध्यम क्या है, वायु या निर्वात है। तो F बराबर हो जाएगा कूलम्ब के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर का वर्ग, इतना बल लगेगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, परिभाषा क्या कहती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि निकालना है तो एकांक धनावेश पर लगने वाला बल पता करिए। इस क्यू नॉट आवेश पर कितना बल लग रहा है, इतना। तो E बराबर कहा जाता है, E बराबर होता है F बटे क्यू नॉट, और F का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, और एक क्यू नॉट से हम भाग दे देंगे तो क्यू नॉट कट जाएगा। तो इस तरह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया, E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का वर्ग।
ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कहें विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ये खाली उसका परिमाण मालूम हुआ, हमें उसका मान मालूम हुआ, दिशा नहीं मालूम हुई। दिशा निकालने का तरीका यही है, या हम यहाँ पर एक एकांक सदिश लगा दें तो ये सदिश रूप में हो जाएगा। ई सदिश करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और यहाँ पर एक एकांक सदिश लिख दिया। ये एकांक सदिश जो है ई को सदिश रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और ये जो है एकांक सदिश आर जो है वो ई की दिशा बताता है। और दिशा निकालने का तरीका मैंने बता दिया कि कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ, या कहें ये सूत्र प्राप्त हुआ है ना। अब इसका ग्राफ खींचे हम। देखिए ई का किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आर के साथ कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये हमें याद रखना है। और इसका ये ग्राफ आता है। ई अनुप्रमानुपाती है आर के 1/r के वर्ग के, या कहें ई जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ई होती है। ये ग्राफ हमें परीक्षा में 1 नंबर का पूछा जा सकता है। अब यदि मान लिया बहुत सारे आवेश हों तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। जैसे हमने बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया था, ठीक उसी प्रकार से यदि बहुत सारे विद्युत आवेश मौजूद हैं और किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिणामी मान बताना है, तो हम क्या करेंगे? हर एक आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग ज्ञात करेंगे। तो अगली हेडिंग है आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लिया, देखिए ये बिंदु P है और इसके एक आवेश Q1 है, ये Q2 है, Q3 है और ये Qn है। ये मान लिया Q1 आवेश की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर को है, Q2 की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर है, Q3 की वजह से विद्युत क्षेत्र जो है मान लेते हैं इधर की तरफ है, E3। इस तरह से Qn आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र इस तरफ को है, En। तो ये क्या है? ये सदिश राशि हैं सब। और E1 और E2 कहाँ गया? ये Q3 हो गया, Q2 हो गया और ये हमारा E2 हो गया। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 En। इन सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग निकालेंगे। एक इस पर न्यूमेरिकल आना चाहिए, परीक्षा में ये लिखने को नहीं आता है ना। हमें इस पर न्यूमेरिकल लगाना आना चाहिए। जिस तरह से जो है आवेशों के निकाय के कारण किसी दिए गए आवेश पर कुल बल प्राप्त करना है, कुल विद्युत बल, परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक उसी तरह से इस पर आधारित न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। मान लिया जैसे कि ये कोई वर्ग है, वर्ग के हर एक शीर्ष पर एक आवेश जो है प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q इस तरह से रखे हुए हैं। अब पूछा जाए इसके केंद्र पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, है ना। तो हम इसी के आधार पर जो जितने भी आवेश हैं, सभी आवेशों के कारण यहाँ पर दिशा सहित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करेंगे, फिर उनका परिणामी मान ज्ञात कर लेंगे। बहुत आसान है, लेकिन आसान तो तभी होगा जब समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के सारे टॉपिक बिल्कुल समझ में आए होंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।